मित्रों आओ आज रात हवेली पर, क्योंकि आने वाली यूपीएससी प्रीलिम और मेंस के लिए इकोनॉमी के पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स, बजट्स, इकोनॉमिक सर्वे के सारे अपडेट फ्री में कवर करने के लिए पिछले साल मैंने की थी विन 20 लेक्चर सीरीज़। इस साल चल रही है अपनी विन 21 लेक्चर सीरीज़। हर दूसरे मंगलवार रात 9 बजे फ्री लाइव क्लास होते हैं, जिसमें अब तक 3 लेक्चर तो हम ख़त्म कर चुके हैं। अभी आज चौथे लेक्चर में मिलने वाले हैं, जहाँ पर मुद्दा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स, शेयर मार्केट, सेबी, ये नए बजट में बोला गया है कि कुछ इन्वेस्टर्स चार्टर निवेशकों का अधिकार पत्र लेके आएंगे, अलग अलग कानूनों को मर्ज किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे ने सब ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि पिछले साल कोरोना में शेयर मार्केट और उसमें वॉलेटिलिटी का क्या ट्रेंड रहा, और इसके अलावा ये लीबोर और SOFR क्या है। कुछ नौसिखिए प्राइवेट क्विज मास्टर ने SOFR को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है जैसे कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं। तो वो भी हम देखेंगे कि ये एक लाइन की फर्जी चीज़ पर हमने अपना ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। खैर, इसका फ्री हैंड आउट ऑलरेडी मैं mrunal.org/डाउनलोड सेक्शन में डाल चुका हूँ, और इसका जो लाइव क्लास होने वाला है उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि 23 मार्च शहीद दिवस पर इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। इसे शहीद दिवस क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी दिन 1931 में फांसी दी गई थी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। हालांकि इस चीज़ को मैंने एक्सेल फाइल में नहीं लिखा, क्योंकि स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री बुक से ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी मेमोराइज कर लेनी चाहिए। खैर, पेज 1 ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं, वही सब महाराष्ट्र होम मिनिस्टर 100 करोड़ की उगाही का आरोप वाला मैटर चल रहा है। IIM कैलकाटा की डायरेक्टर ने इस्तीफ़ा दिया, और दूसरे इधर उधर के समाचार, जैसे कि कोरोना में वो कोविशील्ड वैक्सीन, तो उसके 2 डोज लेने थे, 2 डोज के बीच 4 to 6 वीक का अंतर रखना था पहले, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि 4 to 8 वीक्स कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देरी से देंगे सेकंड डोज तो एफिकेसी बढ़ती है वगैरह। अभी उसमें भी इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ भी बना के दी है कि ये कैसे अच्छा या बुरा है। उतनी सब साइंस टेक्नोलॉजी में घुसने का भी फ़ायदा नहीं, एक लाइन में जानना था जान लिया। आगे बढ़ते हैं, पेज 2-3 में कुछ काम का नहीं। पेज 4, ये IIT गांधीनगर ने एक रिसर्च किया, सर्वेलेंस ऑफ वेस्ट वाटर फॉर अर्ली पैंडेमिक प्रिडिक्शन, यानी स्वीप। अभी असल में इसका फुल फॉर्म याद नहीं रखना, सिद्धांत समझना है कि ये जो गटर का पानी होता है, जहाँ पर इंसानों का मल मूत्र और सब गंदी चीज़ें जाती होंगी, उस गंदे पानी का अगर आप सैम्पलिंग एनालिसिस करें कि उसमें कौन से बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, कौन सा केमिकल ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम किसी भी महामारी का आगे प्रकोप कितना बढ़ेगा या कम होगा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये दिवाली के बाद ये लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे, तो अहमदाबाद में वापस कोरोना के केस जो बढ़ गए, उसको उन्होंने 2 हफ्ते एडवांस में बोला था कि ये ऐसा होने वाला है। और ऐसी चीज़ें यूरोपियन यूनियन में भी ऐसे सब मॉडल से काम चल रहा है, लेकिन भारत में ये मॉडल की कुछ मर्यादाएं, क्योंकि सारे झुग्गी झोपड़ी और उन विस्तारों में देर आर नो परमानेंट सिस्टमेटिक वेस्ट वाटर लाइन्स, तो सैम्पलिंग में दिक्कतें आ सकती हैं वगैरह। हाँ, तो ये पण एग्ज़ाम में किधर उपयोगी है। इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि आप तो इंजीनियर हैं, बायोटेक्नोलॉजी या कुछ और साइंस का कोर्स किया है, देन वाई डू यू वांट टू जॉइन IAS, आप क्या आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा वो किधर उपयोगी है वगैरह। तो क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो घूम फिर के लोग सब की कोरोना वैक्सीनेशन, लेकिन ये भी और भी चीज़ें हैं जो कि आप बता सकते हैं। उसी तरह सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट वगैरह की क्या वेस्ट वाटर और उसकी पाइपलाइन का महत्व है। न सिर्फ कि गंदा चीज़ निकाल के जाना है, लेकिन उसके मॉनिटरिंग से ये सब भी अच्छे काम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज 5, दिल्ली के शराबी मौज में आ गए हैं, क्योंकि पहले वहाँ पर मिनिमम लीगल एज फॉर कंजम्पशन ऑफ लिकर 25 साल थी, उसे कम करके 21 साल किया है, क्योंकि दिल्ली सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 21 साल की एज है, तो यहाँ पर भी वो करते हैं। यहाँ सब खुल के नहीं लिखा, लेकिन हम अंदाज़ा मार सकते हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या होगी। बहुत सारे ये दिल्ली के 21 to 24 ईयर्स के लोग यूपी बॉर्डर पे जाके शराब पीते होंगे, और दिल्ली सरकार को लगता होगा हमारा उतना स्टेट एक्साइज ऑन लिकर, वो टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है वगैरह। खैर, ये लिकर प्रोहिबिशन, शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमेशा रेडी ही होने चाहिए। कई बार मैं मॉक इंटरव्यू में देखता हूँ कि उस वक्त भी कुछ सोचने बैठते हैं, अच्छा मैं इस पर क्या बोलूँ, अरे भाई पहले से पढ़ के आओ ना। खैर, वो सारे मुद्दे मैंने एक्सेल फाइल में डाल दिए, आराम से देख लेना। एक्सेल फाइल mrunal.org/current में आपको मिल जाएगी। पेज 6, राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 भी कुछ काम का नहीं। पेज 8, कॉलम्स, इंटरनेशनल रिलेशन में एक शब्द है
नॉन रिफाउलमेंट। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई बांग्लादेश से रेफ्यूजी भारत में आता है तो भारत सरकार ने उसे वापस बांग्लादेश ज़बरदस्ती नहीं भेजना चाहिए। अगर ऐसा डर हो कि उस रेफ्यूजी को वापस भेजेंगे तो वहाँ की सरकार या मिलिट्री उसे परसिक्यूट करेगी, उस पर अत्याचार करेगी। तो ऐसे सब इंटरनेशनल कन्वेंशन में बात हुई। नॉन रिफाउलमेंट, ये जो रेफ्यूजी आ रहे हैं पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के दौरान सरकारों ने उन्हें वापस उस देश में नहीं भेजना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेशनल फोरम में तो भारत कहता है हाँ ये सिद्धांत सही है, अच्छा है, लेकिन फिर म्यांमार से अगर चीन रेफ्यूजीज़ CHIN चीन, जो कि अभी म्यांमार में मिलिट्री कू के दौरान भारत में आ रहे हैं, और उससे पहले रोहिंग्या रेफ्यूजी जो कि उन्हें वहाँ पर बुद्धिस्ट समुदाय के साथ टकराव चल रहा था, तो वो रोहिंग्या मुस्लिम रेफ्यूजी भारत में आ रहे थे, तो उस वक्त इंडिया कहता है नहीं, इनको वापस भेज दो। इसके पहले भी भारत में श्रीलंका से रेफ्यूजी, तिबेट से रेफ्यूजी, म्यांमार, बांग्लादेश, सब पड़ोसी देशों से रेफ्यूजी आते रहते हैं। तो हमारी लेकिन फिर भी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है कि अजाइलम सीकर्स और रेफ्यूजी को कैसे डील किया जाए। हमने 1951 का कन्वेंशन साइन नहीं किया, और दूसरी एक समस्या गिनवाई गई है कि धार्मिक आधार पर रेफ्यूजीज़ के साथ अलग अलग व्यवहार, कि जैसे नया ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि इस्लामिक पड़ोसी देशों से अगर हिंदू शरणार्थी भारत में आ रहे तो उनको आने दिया जाएगा। सो नीड ऑफ द आवर इज़ अ मोर क्लियर कट पॉलिसी एंड लॉ ऑन दिस मैटर। ऐसी सब ये कॉलम। मित्रों, इंटरनेशनल रिलेशन का ही नाम लिया है तो अपना ये पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। ऐसा क्यों? सी राजा मोहन ने अपनी कॉलम में बताया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भी कुछ चीज़ों में असहमति है, जैसे ये रेफ्यूजीज़ और इलीगल माइग्रेंट्स का आना, कैटल स्मगलिंग भारत से बांग्लादेश में होना, रिवर वाटर शेयरिंग, नदियों के पानी का बंटवारा। लेकिन फिर भी ट्रेड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात आती है तो दोनों ही देश ये सब चीज़ों को एक बाजू बाद में देखेंगे, अभी ट्रेड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कर लेते हैं, ऐसा रवैया रहता है। जबकि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हमेशा हर चीज़ को कश्मीर के लेंस से देखते हैं कि अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड की भी बात होगी तो नहीं, वो कश्मीर पर आप ऐसा करिए तो हम सोचेंगे, जिसके चलते भारत पाकिस्तान उतना बेहतर रिश्तों में नहीं कर पाए। बांग्लादेश का ही नाम लिया है तो ये गांधी पीस प्राइज़ भारत सरकार देती है, 1 करोड़ का इनाम होता है। 2019 के लिए ओमान के एक नेता सुल्तान काबूस, और 2020 का अवार्ड शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रहे थे और बांग्लादेश के फ्रीडम में उनका योगदान था। ये गांधी पीस प्राइज़ की जो जूरी होती है जो सिलेक्ट करेगा किसे अवार्ड देना है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा चीफ जस्टिस, लोकसभा अपोजिशन लीडर, लोकसभा स्पीकर वगैरह सदस्य होते हैं। हाँ, तो ये सब MCQ के लिए याद रखना है। और उसी तरह मेंस में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में ये मुद्दा भी कि गांधी पीस प्राइज़ बांग्लादेशी लीडर को दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच याद करो इंडस वाटर ट्रीटी और उसका कमीशन मिलने वाला है, तो वहाँ पर पाकिस्तान उम्मीद रखी जा रही है कि वो 2 डैम प्रोजेक्ट का विरोध करेगा, पकलदुल और लोअर कलनाई, जो दोनों ही प्रोजेक्ट चेनाब नदी पे बनने वाले, तो प्लेसिस इन न्यूज़ के रूप में याद रखना है। इंटरनेशनल रिलेशन में ही ऑस्ट्रेलियन सरकार ने SKD नाम के एक नियो नाजी ग्रुप को टेरर ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन दिया है, तो उस हिसाब से उन पर सब प्रतिबंध लगेंगे वगैरह। इसके पहले भी कनाडा ने प्राउड बॉयज़ नाम का एक वाइट सुप्रीमसिस्ट ग्रुप, उसको भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। तो असल में ये ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ ऐसे याद नहीं रखना। जब हम बात करें मेंस पेपर 2 और 3 में टेररिज्म के बारे में, तो टेररिज्म इज़ नॉट कन्फाइंड टू सिंगल रिलीजन, ये सब ग्रुप के अंदर भी पाया जाता है वगैरह, एग्जाम्पल देने का मसला। यमन में एक उग्रवादी समूह है हाउथी, जिन्होंने सऊदी अरब के कुछ ऑयल प्लांट पर ड्रोन अटैक करवाए थे और बाद में सऊदी अरब की एयरफोर्स उन पर अटैक कर रही थी। लेकिन अभी सऊदी अरब सरकार ने इन पर सीज़ फायर घोषित किया है कि अभी कुछ समय के लिए शांति बनाएंगे और कुछ मंत्रणा करते हैं। बताया जाता है कि शायद इसलिए क्योंकि उनके जो प्रिंस सुलेमान हैं, जिन पर ये जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की हत्या का आरोप है, तो अपनी इमेज की नहीं, मैं तो हत्यारा नहीं, मैं पीस मेकर हूँ, ऐसा सब दिखाने के लिए। खैर वो सब एक बाजू, याद हमने 2 चीज़ रखनी है कि ड्रोन का भी दुरुपयोग हो सकता है ऑयल प्लांट पर अटैक करने के लिए, सो मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में चिंता का विषय। और दूसरा, ये यमन के अलग अलग इम्पॉर्टेंट शहर कौन कौन से, सना, मरीब और हुदीडा। एक आध बार UPSC में भी ऐसा पूछा गया था कि प्लेसिस इन नेगेटिव न्यूज़, जहाँ पर भुखमरी हो, सिविल वॉर चल रहा हो, गृह युद्ध, तो मैच द फॉलोइंग करके कुछ पूछा था, तो थोड़ी नज़र रहनी चाहिए। वर्ल्ड प्लेसिस इन न्यूज़। इंटरनेशनल रिलेशन में
अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कनाडा ने चाइना पर प्रतिबंध सैंक्शन डाले हैं। कारण ये बताया कि चाइना के ऑफिशियल जिनजियांग प्रांत में उइगुर मुस्लिम समुदाय पर जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, मानव अधिकार का हनन करते हैं, उनको ज़बरदस्ती लेबर कैंप में डाल के मजदूरी करवाई जाती है, फोर्स्ड स्टरिलाइजेशन, जबरन उनकी नसबंदी करवाई जाती है, और बोले जाते हैं ये सब डी रेडिकलाइजेशन उनके धार्मिक उग्रवाद को कम करने के लिए। इससे पहले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर भी सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि वहाँ पर ऑपोजिशन लीडर एलेक्सी नावल्नी पर पुतिन ने हत्या की कोशिश की थी। खैर, ये जब भी हम कहते हैं सैंक्शंस लगाए जाएंगे, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि रशिया और चीन के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लीडर होंगे, उनके ट्रैवल वीज़ा पर बैन लगा देंगे। अगर उनके बैंक अकाउंट अमेरिका, यूरोप में होंगे, उसको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने कोई शेयर बॉन्ड वगैरह इन्वेस्टमेंट किए होंगे, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी होगी, वो सब भी जब्त किया जाएगा। तो स्वाभाविक है, इसके सामने रशिया और चाइना के लीडर क्या कर सकते हैं? उन्होंने एक मीटिंग की है कि हम लोग अब से धीरे धीरे डॉलर का उपयोग कम करेंगे, और ये जितनी भी वेस्टर्न पेमेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम हो, मास्टर कार्ड, वीज़ा, CC एवेन्यू या कुछ भी, उसका भी उपयोग थोड़ा कम कर दे, तो अपने आप ऐसे जब सैंक्शन लगे तो हमारे उस पर उसकी तलवार थोड़ी कम गिरती रहे। खैर, इसमें भारत को क्या फ़र्क पड़ता है? भारत को फ़र्क ये पड़ता है कि रशिया और चीन अगर इतना साथ में मिल गए और सामने ब्रिटेन, कनाडा, USA उनके खिलाफ और ज़्यादा मजबूत होने लगे, देन इट विल क्रिएट स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। पेज 8 के कॉलम्स देख रहे थे। एक तो रेफ्यूजी देख लिया, दूसरा वो एक बार किसी कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित महिला से राखी बंधवा लो तो बेल मिल जाएगी वगैरह, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो तो मुद्दा हमने पढ़ लिया। इसमें आज नया कुछ नहीं। तीसरी छोटी कॉलम है सागर सरहदी, जो कि बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर थे, उनका देहांत हुआ, तो पर्सन इन न्यूज़ फॉर सम नॉन IAS एग्ज़ाम्स। उन्होंने कभी कभी नूरी, सिलसिला वगैरह मूवीज़ की स्क्रिप्ट लिखी थी। फिर एक बार वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जहाँ पर उन्हें देखा कि हैदराबाद में जवान लड़कियों को बूढ़े अरब खरीद के ले जाते हैं, और उसमें से उनको कुछ विचार आया, तो उन्होंने बाज़ार नाम की एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। इसमें से आपको समझना कुछ नहीं समझना मुझे ये है कि अगर UPSC कोचिंग का धंधा नहीं चले तो मैं भी ये न्यूज़पेपर जो रोज़ पढ़ता हूँ, तो कैरियर बैकअप अब मुझे मिल गया कि मैं भी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखूँगा। और वो स्क्रिप्ट भी मुझे आज मिल गई कि दिल्ली सरकार जिन्होंने लिकर कंजम्पशन की एज 25 से 21 साल कर दी, तो मैं ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखूँगा कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में कोई सेल्फी खींचते खींचते कैनाल में गिर जाएगा, और फिर दिल्ली सरकार की हम भी अब कैनाल बनाएंगे, और फिर उसमें वो जो भी बाबू सोने है उसका टशन दिखाया जाए, ताकि वेब सीरीज़ के रूप में वो फेमस हो जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। बड़े कॉलम में बैड बैंक के बारे में नया जानने को कुछ नहीं। फिर दूसरी कॉलम में कावेरी मेड़प्पा, कस्टमर रेटिंग सिस्टम के बारे में, जो हम एथिक्स पेपर 4 के लिए सोचें। कई बार ये बात होती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट सिटीजन सेंट्रिक, और सिटीजन का उसको रेटिंग रिव्यू दिया जाए, उस हिसाब से उसका सैलरी, प्रमोशन, बोनस, इंक्रीमेंट सब किया जाए तो बेहतरी हो सकती है। तो वैसे तो वो सही बात है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम एरिया हो सकते हैं? सो इफ़ यू लुक एट दिस जोमेटो, अर्बन क्लैब, उबर, ये सब जो लोगों को नौकरी पे रखते हैं, तो असल में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि दे आर नॉट एम्प्लॉयज़, दे आर इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। और फिर वो जो भी जोमेटो का डिलीवरी बॉय, अर्बन क्लैब के ब्यूटिशियन, उबेर के कैब ड्राइवर्स, कस्टमर उनको रेटिंग देते हैं मोबाइल ऐप में कि कितनी अच्छी सर्विस दी। उस हिसाब से स्टार्टअप कंपनी इंटरनली उन्हें अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करती है, ब्लू, ब्रॉन्ज, सिल्वर, डायमंड वगैरह। जिस ऐसे डिलीवरी बॉय का रेटिंग अच्छा हो, तो उसे हो सकता है सैलरी के साथ कुछ कमीशन भी देते हो, उसको ज़्यादा डिलीवरी का काम दिया जाए, ताकि उसको और वो वाले कंपोनेंट में पैसा मिलता रहे। और उसको कोई भी शिकायत हो कि कंपनी से मेरी पेमेंट नहीं आई या कुछ, तो तुरंत उसकी शिकायत को जल्दी जल्दी निपटा देंगे। तो ये तो मतलब सही चीज़ लगती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर जल्दी से डिलीवरी करेगा ये आदमी, टैक्सी ड्राइवर या जोमेटो डिलीवरी बॉय, तो हो सकता है कस्टमर उसे अच्छा रेटिंग दे, लेकिन उस चक्कर में रैश ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, ये प्रॉब्लम। दूसरा, कुछ बार ये पाया जाए कि अंडर एज कस्टमर वो डिलीवरी बॉय को कहे कि मैं आपको पैसा देता हूँ, आप अपने ID कार्ड से मेरे लिए शराब की बोतल खरीद के लाओ, या फिर ये घर पे आप ब्यूटिशियन या कोई बुला सके, उसके साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाए, या टैक्सी ड्राइवर को कहा जाए मुझे नशीली दवा कहाँ पर मिलती है वो अड्डे पे लेके जाओ। और अगर ऐसा कोई ये डिलीवरी बॉय उसके लिए मना करे, तो हो सकता है कस्टमर उसे नेगेटिव रेटिंग दे दे, और फिर उस हिसाब से ये पर्टिकुलर डिलीवरी बॉय की
बोनस कट हो जाए वगैरह। एंड ऑल्टरनेटिवली अगर ऐसे सब गलत 2 नंबर के काम करवाने में मदद करे तो उसे पॉजिटिव रेटिंग मिले तो वो तो और मौज में आ जाए। फिर अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जोमेटो का एक डिलीवरी बॉय कामराज, जिसको बहुत अच्छी रेटिंग थी, लेकिन वो एक दिन जाता है डिलीवरी में और बेंगलुरु की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर महिला वो आरोप लगाती है कि इसने मुझे मारा, मेरा नाक तोड़ दिया, खून बह रही है, देखो मेरा फोटो। देयर आर एलिगेशंस कि वो महिला ऐसा सब उसने ड्रामा स्टेज किया है। तो कौन सही कौन गलत वो तो खैर बाद में पुलिस देखेगी। लेकिन यहाँ इस केस में जोमेटो कंपनी ने कामराज की मदद की क्योंकि उसका रेटिंग अच्छा था, मीडिया ने इसे हाईलाइट किया। हालांकि ये भी हो सकता है कि इसके अलावा ऐसे बहुत सारे डिलीवरी बॉय जिनके साथ कस्टमर्स ने कुछ ऐसा बदतमीजी किया हो वगैरह, तो उनको नौकरी से निकाल दिया होगा झूठे आरोपों में भी। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड या लेसन? पहला, जब हम ये बात कहें कि सिटीजन रेटिंग सिस्टम फॉर प्रमोशन एंड बोनस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या पब्लिक सेक्टर बैंक मैनेजर, तो इसमें ये सब चीज़ें ना हो उसका कुछ ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, हम ये भी सोच सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले याद करो वो पुलिस को बॉडी कैम दिए जाएंगे ताकि वो जो भी सिटीजन के साथ इंटरेक्ट करें तो उसका वीडियो सर्वेलेंस होते रहे। हाँ, तो इस तरह ये डिलीवरी बॉय को भी और वो उबेर के अंदर भी सब ऐसे कैमरा वगैरह फिट हों। हाँ, सोच सकते हैं, बट डैट विल अगेन टेक फर्दर अस टू डिजिटल प्राइवेसी, सर्वेलेंस स्टेट, मिसयूज ऑफ योर पर्सनल प्राइवेट डेटा, फेस कैप्चर टेक्नोलॉजी, उसके क्या चैलेंजेस हैं वो भी हमने आगे एक बार पढ़ा था। एंड लास्टली नीड ऑफ द आवर क्या है? गवर्नमेंट ने ये सब के ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। हाँ, तो एथिक्स केस स्टडी वगैरह में सोचने के मुद्दे। आगे बढ़ते हैं, पेज 9 पर एक बड़ा कॉलम सी राजा मोहन, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में, तो वो तो हमने देख लिया। दूसरी कॉलम है JNU प्रोफेसर अवजीत पाठक, तो उन्होंने लिखा है कि कैसे वेस्ट बंगाल के लोग और वहाँ पर भद्र लोग, मतलब हम बहुत ही कल्चर्ड पीपल हैं, पढ़े लिखे हैं, राजा राम मोहन रॉय और रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी संस्कृति है, लेकिन पता चले कि वहाँ पर भी जो पॉलिटिक्स किया जाता है हिंदू मुस्लिम दलित वगैरह, तो वो ऐसी चीज़ें चल रही है जो बिहार उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में चल रही वगैरह। हालांकि जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का नहीं, बट पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी वगैरह तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तीसरा कॉलम है चित्राक्षी जैन, जिन्होंने लिखा है कि भारत में जजों की संख्या कम है। भाई ये मुद्दा हम पहले ही इकोनॉमिक सर्वे में देख चुके हैं, अभी इसमें नया डेटा पढ़ लेंगे उसका कुछ फ़ायदा नहीं, वो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा याद रखो। आगे बढ़ो, पेज 10 पॉलिटिक्स के समाचार काम के नहीं। पेज 11 मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज़ मिलेगा, वो तो हमने देख लिया। इंडस वाटर ट्रीटी वो भी हमने देख ली थी पहले। पेज 12 FDI बिल पास हुआ, कुछ और बिल की चर्चा चल रही है, वो मैंने आपको बता दिया था कि हम कैसे उसे तैयार करेंगे। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज़ में एक तो मिज़ोरम और म्यांमार के रेफ्यूजी का मुद्दा, वो भी हमने कल देख लिया था। अभी इन्होंने इधर 5000 वर्ड्स की एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है और फिर कि हम अच्छा तो ये तियाऊ रिवर आती है और चंपाई डिस्ट्रिक्ट है और रीह दिल नाम का एक तालाब है, इतना सब आप करने जाएंगे मित्रों, एक हद से ज़्यादा उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। आपका बाकी सब हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गया हो फिर इतना जा सकते हैं, लेकिन जितने दिन अब बचे हैं तो वी मस्ट बिकम मोर सिलेक्टिव इन आवर अप्रोच। फिर दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ की वो कोविशील्ड 4 से 6 हफ्ते की जगह 4 से 8 हफ्ते का, वो तो हमने देख लिया। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ की हवामान का कोविड स्प्रेड पे क्या असर होता है, लेकिन दिल बाग बाग हो जाए ऐसी कोई ज़ोरदार उन्होंने चीज़ दी नहीं जो हम कॉमन सेंस से MCQ में टिक ना कर सके। पेज 14 वर्ल्ड न्यूज़ में अलग अलग समाचार हमने देख लिए। चीन और रशिया पर सैंक्शन और वो डॉलर का उपयोग अब कम करेंगे। सऊदी अरब और हाउथी रेबल्स। ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स, इस साल बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, पिछले साल बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर था और ये सब क्लाइमेट चेंज की असर है, तो वो निबंध में एक आध लाइन में लिखने लायक मुद्दा। पेज 15 इकोनॉमी, बैंकों में ऑन टैप लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी UPSC का नोटिफिकेशन ये फरवरी में आया नहीं आया उस हिसाब से हम बैठे रहें, वो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है कि जब भी मन चाहे तब अप्लाई कर दो, जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस में होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑन टैप सिस्टम। तो RBI भी ऐसी ऑन टैप सिस्टम कुछ सालों पहले लेकर आई थी कि जब भी किसी बिजनेसमैन बिजनेस ग्रुप को इच्छा हो जाए कि उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक या यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक, सार्वत्रिक वाणिज्यिक बैंक का लाइसेंस चाहिए, तो जब भी उसका दिल चाहे वो अप्लाई कर सकता है। तो ऐसी जो एप्लीकेशन है उसे प्रोसेस करने के लिए भी आपने एक समिति बना के रखनी होगी। तो भूतपूर्व डेप्यूटी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की ऐसी समिति बनाई गई है। बाकी ये बड़े उद्योग समूह और बड़ी NBFC कंपनी को बैंक लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं, उस पर PK मोहंती कमेटी ने क्या बोला था, वो सब तो पिछली जो Win21 सीरीज़ का लेक्चर उसमें हमने पढ़ लिया था, तो देख लेना। बैंकिंग के साथ ही जुड़ा वो मुद्दा बासेल नॉर्म और 81 बॉन्ड्स, और सेबी ने म्यूचुअल फंड को मना किया था, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला मत करो ऐसा, तो सेबी ने अब कहा ठीक है नहीं करेंगे।
भाई ये पूरी बॉल बाय बॉल कमेंट्री कुछ काम की नहीं। 81 बॉन्ड्स क्या हैं वो पढ़ा दिया था पहले, पिछले साल की विन20 सीरीज़ देख लो। सेबी का ही नाम लिया है तो एक चीज़ होती है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। इसमें 3 चीज़ आती है। एक होता है स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE NSE, दूसरा होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, वो हमारी IAS एग्ज़ाम में काम का नहीं, बट सेबी ऑफिसर से एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो देख लेना प्रोफेसर भारती V पाठक की किताब से। और उसी तरह डिपॉजिटरी क्या होता है, वहाँ पर शेयर बॉन्ड सब पेपर फॉर्म में रखते हैं और फिर उसके डीमैट अकाउंट बना के हम लोग डिजिटली ट्रेड करते हैं। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स व्हाट, तो ये 3, लेकिन वो सेबी की एग्जाम में याद रखने हैं, हमारे ट्रेडिशनल UPSC में नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट आई फील। चर्चा में इसलिए आया कि फरवरी महीने में NSE का कुछ बार सर्वर डाउन हो गया था और फिर सेबी ने बोला कौन जिम्मेदार था, उसको पनिश किया नहीं किया। बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चल रही है मित्रों। पनिशमेंट का ही नाम लिया है तो पिछले कई इकोनॉमिक सर्वे में एक कॉमन थीम आइडेंटिफाई किया था कि सरकारी बैंक के ऑफिसर बड़े प्रोजेक्ट में लोन देने से आजकल डरते हैं, क्योंकि उन्हें थप्पड़ से डर नहीं लगता लेकिन 4C से डर लगता है। वो 4C कौन कौन से हैं, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और कोर्ट्स कि हम किसी को लोन देंगे वो बिना पैसा दिए भाग जाएगा और फिर हमारे ऊपर ही सब इंक्वायरी होगी और हमारा प्रमोशन भटका दिया जाएगा, सस्पेंड कर देंगे वगैरह। तो अभी याद करो नए बजट में बोला एक NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बनाया जाएगा। उसके सेलियंट फीचर वो पिछले ही विन21 सीरीज़ में हमने पढ़ लिए थे। तो उसमें भी डर लगता है कि उनको जो भी टारगेट दिया कि 3 लाख 5 लाख करोड़ का लोन का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में घुमाना है, उसमें भी 2-3 कांड हो जाए तो ऑफिसर्स डर डर के कोई निर्णय लेंगे नहीं। तो बिल में ऐसा लिखा गया है कि पुलिस, CBI सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय, इन लोगों ने NABFID इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स पर कोई मुकदमा चलाना होगा तो पहले कोर्ट ने सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि ये मुद्दा तब तक ही जायज़ है जब तक वो उसके बैंक का जो लोन दिया उस पर जो भी रिकमेंडेशन दिए उसके बारे में। ये NABFID का आदमी रास्ते चल के किसी को गोली मार दे तो उसमें उसे जेम्स बॉन्ड 007 वाली लाइसेंस टू किल नहीं दिया इसमें। बाकी बस इधर उधर की सब बातें चल रही है, एनक्लेट का मुद्दा और अमेज़ॉन रिलायंस फ्यूचर वाली डील कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 16 स्पोर्ट्स में भी कुछ काम का नहीं। तो ये था मंगलवार का न्यूज़पेपर। और बाकी आओ आज रात हवेली पे, आगे हम देखते हैं ये विन21 लेक्चर सीरीज़ में सेबी शेयर मार्केट वगैरह में क्या अपडेट्स रहे, बजट इकोनॉमिक सर्वे ने क्या वहाँ पर बोला है वगैरह। हैंड आउट उसका ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ mrunal.org/डाउनलोड में, और लाइव लेक्चर की रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री अनलॉक कोड है mrunal.org।